नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आपको उस रेस्पॉन्स के बारे में बताऊंगा जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद एक मैनेजमेंट अपने बिजनेस में लाया था। ठीक है, तो इस टॉपिक को बोला गया है मैनेजरियल रेस्पॉन्स टू चेंजेस इन बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी कि वो रेस्पॉन्स जो बिजनेस इन्वायरमेंट में बदलाव आने के बाद, यानी कि एलपीजी आने के बाद इंडियन बिजनेसेस पर या मैनेजमेंट के ऊपर पड़ने लगे थे और मैनेजमेंट का उस पर रिएक्शन क्या था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला जो मैनेजमेंट का रेस्पॉन्स था वो था डाइवर्सिफिकेशन। जरा सा डाइवर्सिफिकेशन को समझते हैं। देखिए, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंडस्ट्री अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई सारे प्रोडक्ट्स की वैरायटीज़ को लॉन्च कर देती है या इंट्रोड्यूस कर देती है, तो उस चीज़ को हम डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो 1991 के बाद 1991 के बाद जो बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस आने लगे, तो सबसे पहले मैनेजमेंट ने सोचा कि अगर हमें ऐसे कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में सरवाइव करना है तो हमारी कंपनी को कई सारे प्रोडक्ट्स की रेंज तैयार करनी होगी। अगर हम केवल टीवी तैयार करते हैं तो अब टीवी से काम नहीं चलेगा, अब हमें वॉशिंग मशीन, फ्रिज और इन सारे सेगमेंट्स के अंदर भी एंटर करना पड़ेगा। तो जब कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी कई सारे प्रोडक्ट्स को, वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंट्रोड्यूस कर देती है, तो इस चीज़ को डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। तो सबसे पहला रेस्पॉन्स था कि कंपनीज जो थी वो डाइवर्सिफाई होना चाह रही थी। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल भी हैं जो डाइवर्सिफाई बहुत अच्छे से हुए। रिलायंस कंपनी, ठीक है, फ़ोन देती है, आपका जियो इन्फोकॉम वगैरह का काम भी है, ऑयल का भी है, पेट्रोल पंप वगैरह, ये सारी चीज़ें, वोल्टास, एलजी, सैमसंग, ये सारी कंपनीज जो हैं कई सारे प्रोडक्ट्स को अपने नाम के अंडर में बेचती हैं या सेल करती हैं। ठीक है, तो जरा सा देखते हैं इसके अंदर बुक में हमें कैसे डिफाइन किया गया है डाइवर्सिफिकेशन को। पहला रेस्पॉन्स नई इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद कंपनीज का ये था कि वो डाइवर्सिफाई होना चाहती थी। उदाहरण के तौर पे रिलायंस, वोल्टास, एलजी, सैमसंग, ये सारी जो कंपनीज थी मुख्य रूप से उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन किया अपने पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो एक तरीके से वो बंचेस होते हैं जिसमें हम कई सारी चीज़ों को रखते हैं या ग्रुप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पोर्टफोलियो का मतलब है कि अब ऑर्गेनाइजेशन कई सारे चीज़ों को तैयार करेगी, केवल एक ही सेगमेंट में अपने आप को लिमिटेड नहीं रखेगी। तो आशा करता हूँ कि ये वाला पॉइंट आप समझ गए होंगे, ये वाला रेस्पॉन्स आप समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं मैनेजमेंट का नेक्स्ट रेस्पॉन्स। हमारा नेक्स्ट मैनेजरियल रेस्पॉन्स है जॉइंट वेंचर्स, कोलैबोरेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ मल्टीनेशनल्स। यानी कि जब दो या दो से अधिक ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं या मर्ज हो जाती हैं या कोलैबोरेट हो जाती हैं, तो ऐसी सिचुएशन को नाम दिया जाता है कि जॉइंट वेंचर हो गया। देखिए, आफ्टर 1991 के बाद कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया के अंदर एंटर हुई और उन्होंने जॉइंट वेंचर का सहारा लिया। कैसे हुआ, जरा इसे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। जैसे बाहर की एक फोर्ड कंपनी जो गाड़ियां बनाती थी वो महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ जुड़ गई, मर्ज हो गई। ये सिचुएशन एक जॉइंट वेंचर का उदाहरण है। टाटा मोटर्स और जैगुआर का मिलन यानी कि मर्ज हो जाना, ये एक जॉइंट वेंचर या कोलैबोरेशन का एग्जाम्पल है। जरा सा इस चीज को देखते हैं कि हमारी बुक के अंदर इस चीज को कैसे डिफाइन किया गया है। मोस्ट ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज, ज्यादातर मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया केवल और केवल जॉइंट वेंचर के माध्यम से ही आई थी। कुछ उदाहरण हैं, जैसे फोर्ड जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ जुड़ गई और जैगुआर जो है वो टाटा मोटर्स के साथ जुड़ गई। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट रेस्पॉन्स। हमारा नेक्स्ट रेस्पॉन्स है ब्रांड बिल्डिंग। यहाँ पर ब्रांड बिल्डिंग का मतलब है कि अपनी इमेज, अपनी गुडविल, इन सारी चीज़ों को बढ़ा देना,
इस चीज को बोलते हैं ब्रांड बिल्डिंग, एक ब्रांड को इस्टेब्लिश कर देना। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसकी गुडविल यानी कि उसकी ख्याति या इमेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसेट होती है, क्योंकि गुडविल जितनी अच्छी होगी, इमेज जितनी अच्छी होगी, कस्टमर्स आपकी कंपनी से जुड़ाव उतना अच्छा और बेहतर महसूस करेंगे। तो ये गुडविल बढ़ाने का काम, ये इमेज बढ़ाने का काम ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया करती थी, जरा सा उसे भी समझते हैं। कंपनीज ने अपने खर्चों में एक बहुत बड़ा चंक यानी कि बहुत बड़ा हिस्सा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च करने लगे, आफ्टर सेल सर्विस में काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने लगे। यानी कि केवल सेल करने तक हमारी बात ख़त्म नहीं हो जाएगी, सेल करने के बाद कस्टमर्स को वारंटी प्रोवाइड कराना या गारंटी प्रोवाइड कराना, ये एक आफ्टर सेल सर्विस का फीचर है, जो कि एक सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत बड़ा और बहुत ही बेहतर उदाहरण होता है। जरा सा देखते हैं कि ब्रांड बिल्डिंग को हमारी बुक में कैसे डिफाइन किया गया है। नई इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद ब्रांड बिल्डिंग जैसे कि गुडविल और इमेज किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई थी, बहुत ही बड़ा एलिमेंट हो गई थी प्रमोशन के लिए। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि कई सारे जब कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं तो उनके बीच में आपकी एक अलग पहचान होना या आपकी एक अलग गुडविल या इमेज का सेट होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप वहाँ से प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते जहाँ पर कई सारे आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज ने अपना एक बहुत बड़ा हिस्सा, अपने पैसे का बहुत बड़ा हिस्सा प्रमोशनल एक्टिविटीज़ यानी कि प्रमोट करने वाली एक्टिविटीज़ में खर्च करना स्टार्ट कर दिया। एडवर्टाइजमेंट, आफ्टर सेल सर्विस, जिससे कि उनकी ब्रांड बिल्डिंग जो थी वो धीरे धीरे बनती चली गई। कुछ एग्जाम्पल्स हैं कंपनी के जिन्होंने ब्रांड बिल्डिंग में बहुत अच्छा काम किया, जैसे सैमसंग, एलजी, सोनी एटसेट्रा। तो आशा करता हूं कि हम अपना ये तीसरा मैनेजरियल रेस्पॉन्स जो है ब्रांड बिल्डिंग वो समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट मैनेजरियल रेस्पॉन्स। हमारा नेक्स्ट रेस्पॉन्स है यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। देखिए, जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो हमें बेहतर टेक्नोलॉजीज के साथ कस्टमर को अच्छे प्रोडक्ट्स ऑफर करने होते हैं, ठीक है। और जितनी ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आप यूज़ करेंगे तो उतना यूनिक प्रोडक्ट आप बना पाएंगे, और यूनिक प्रोडक्ट बना पाएंगे तो सबसे पहला एडवांटेज जो मिलेगा वो आपको मिलेगा, क्योंकि कस्टमर सबसे पहले उस यूनिक चीज़ को, उस यूनिक फीचर को आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ कर देख रहे हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ का फ़ायदा उठाना, नई टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाना और एक अच्छा प्रोडक्ट या यूनिक प्रोडक्ट बना देना, ये आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज दिला देता है। यानी कि एक ऐसा एडवांटेज जो आपको दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से अलग खड़ा कर देता है, क्योंकि सबसे पहले मार्केट के अंदर वो चीज़ इंट्रोड्यूस करने वाले ही आप थे, ठीक है। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज अगर पाना है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द एडप्ट करनी है, तो ऑर्गेनाइजेशन को रिसर्च यानी कि R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट जिन सेक्टर्स में या जिन सेगमेंट्स में देखी जाती है वो है हमारे IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फ़ोन या लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि हम ये यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को समझ रहे होंगे। चलिए देखते हैं बुक के अंदर इस चीज़ को कैसे डिफाइन किया गया है। पहला एडवांटेज पाना यानी कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज अगर कंपनीज को पाना है तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, जिससे कि उनका प्रोडक्ट जो है उस यूनिक फीचर के साथ पहला प्रोडक्ट हो, ठीक है। एक्सपेंडिचर जो थे यानी कि खर्चे रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर बढ़ाने लगी थी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज, ठीक है, क्योंकि चेंजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हैं एक बेहतर चीज़ बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमें ये भी बताया गया है कि चेंज इन टेक्नोलॉजी जो है सबसे जल्दी जो आती है वो IT और कंप्यूटर और लैपटॉप और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आती है। तो इन सेक्टर्स में खास तौर पे टेक्नोलॉजी जल्दी जल्दी चेंज करने की आवश्यकता पड़ती थी। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला मैनेजरियल रेस्पॉन्स आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट मैनेजरियल रेस्पॉन्स। हमारा नेक्स्ट मैनेजरियल रेस्पॉन्स है इम्प्रूव्ड कंपनसेशन लेवल,
यानी कि कंपनसेट अच्छे से करना, मुआवजा या सैलरी बेहतर प्रोवाइड कराना, ये हर कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था 1991 के बाद। क्योंकि कई सारी कंपनीज होती हैं, कई सारे कॉम्पिटिटर्स जब होते हैं, तो अगर आपका ह्यूमन रिसोर्स बेटर परफॉर्म करता है तभी आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल सकते हैं, उससे ज़्यादा आप ग्रो कर सकते हैं। एम्प्लॉय या ह्यूमन रिसोर्स का सेटिस्फेक्शन, ह्यूमन रिसोर्स का बेहतर होना आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से बेहतर बनाने का काम करता है। इसीलिए यहाँ पर बताया गया था कि जो भी उन्हें कंपनसेशन दिया जाए, यानी कि सैलरी दी जाए या मुआवजा दिया जाए, उसे थोड़ा सुधार के दिया जाए, उसे थोड़ा इम्प्रूव करके दिया जाए, यानी कि उसमें थोड़े इंक्रीमेंट लगाए जाएं। तो इसमें यही बताया गया है कि सैलरी पैकेजेस में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए थे। सैलरी जो थी लोगों की बढ़ने लगी थी, उसमें हाइक आने लगा था। अगर कोई एम्प्लॉई या कोई भी व्यक्ति, वर्कर आपका ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता था तो उसे बोनस दिया जाता था या इंसेंटिव दिया जाता था। इससे उसे इमेंस सेटिस्फेक्शन मिलता था और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इन्हेंस हो जाती थी, यानी बेटर तरीके से वो परफॉर्म करने लगता था। जरा देखते हैं बुक में इस चीज़ को कैसे डिफाइन किया गया है। कई सारी एमएनसीज की एंट्री के बाद सैलरी पैकेजेस में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले। जैसा कि मैंने बताया, उसमें बहुत ज़्यादा हाइक आ गया था। चाहे आपका एम्प्लॉय हो, चाहे वो मैनेजमेंट का कोई व्यक्ति हो, चाहे वो टेक्निकल डिपार्टमेंट का कोई व्यक्ति हो, हर व्यक्ति की सैलरी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होने लगी थी। कंपनीज जो थी वो एक तरीके की बोनस स्कीम भी फॉलो कर रही थी, यानी कि जितना बेहतर कोई एम्प्लॉय परफॉर्म करता था उसे उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से बोनसेस भी दिए जाने लगे, इंसेंटिव्स भी दिए जाने लगे और अल्टीमेटली हमें बेटर परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज की मिलने लगी और मैनेजमेंट की मिलने लगी थी। तो आशा करता हूं ये वाला रेस्पॉन्स भी हम समझ गए होंगे। हमारा नेक्स्ट रेस्पॉन्स है कस्टमर फोकस, यानी कि 1991 के बाद जब कई सारी एमएनसीज मार्केट में उतर आई तो कस्टमर्स के ऊपर ध्यान जो है वो ज़्यादा बढ़ाने लगी ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि कई सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके बीच में आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट असेट है या एलिमेंट है वो आपका कस्टमर ही है, तो उसके ऊपर फोकस बढ़ाना लाजमी था। 1991 से पहले केवल प्रोड्यूसर या थोड़े प्रोड्यूसर मार्केट के अंदर हुआ करते थे, जिससे कि कस्टमर्स कई बार इग्नोर हो जाता था। लेकिन 1991 के बाद कई सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए, कई सारे प्रोड्यूसर्स आ गए और इन लोगों के बीच में खुद ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न अगर आपको करना है तो आपके कस्टमर जो हैं उन पर आपको ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा देना होगा। तो आपका प्रोड्यूसर मार्केट जो था 1991 से पहले वो बदल गया अब 1991 के बाद कंज्यूमर मार्केट में। ठीक है, कुछ फीचर्स होते हैं कस्टमर फोकस बढ़ाने के लिए या कंज्यूमर मार्केट बनाने के लिए। वो ये होते हैं कि हम कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज दें, बेहतर सर्विसेज दें, क्वालिटी प्रोडक्ट्स दें, आफ्टर सेल सर्विस जैसी चीज़ें भी इंट्रोड्यूस करें। अगर हमारे प्रोडक्ट से किसी कंज्यूमर को कोई दिक्कत है या शिकायत है, उसे गारंटी चाहिए या वारंटी चाहिए, तो हमें वो 24/7 यानी कि 24 घंटे कंप्लेंट हेल्पलाइंस पे हमें संपर्क कर सकता है। कस्टमर केयर या ग्रीवियंस सेल की इस्टेब्लिशमेंट इसका एक एग्जाम्पल है। तो चलिए समझते हैं बुक में इस चीज़ को कैसे डिफाइन किया गया है, कस्टमर फोकस को। देखिए, मार्केट का जो फोकस था वो 1991 के बाद कंप्लीटली शिफ्ट हो गया। प्रोड्यूसर मार्केट से हम कंज्यूमर मार्केट की तरफ बढ़ गए थे। कंपनीज जो थी कई सारी स्कीम्स ला रही थी कि हमारा कस्टमर जो है वो हमारे प्रति ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टेड रहे। जैसे कि आफ्टर सेल सर्विस बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। ठीक है, 24/7 कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन या कस्टमर केयर वगैरह का इस्टेब्लिशमेंट कर देना, ये भी काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख के हमें लग रहा है कि कंपनीज जो हैं कस्टमर फोकस बढ़ाने लगी थी। तो आशा करता हूँ ये सारे मैनेजरियल रेस्पॉन्स आप समझ गए होंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इतना समय दिया।
अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और नहीं अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं।